20, ठीक, 91, 2, 92, उठ जाओ। 92 नंबर देखो, 46,800 रुपए की राशि को ABCD में इस प्रकार बांटा गया कि ए को ए और डी के संयुक्त हिस्से बी और सी के संयुक्त हिस्से से 8:5 का अनुपात रखते हैं। बी के हिस्से सी के हिस्से से 5:4 का अनुपात रखता है। ए 18,400 मिलते हैं। ए और बी के हिस्सों के बीच अंतर x है और सी और डी के बीच के हिस्सों का अंतर y है। कह रहा है x माइनस वाई का मान कहती है। कुछ कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूशन चाहता है और उसका डेटा आपसे पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले तो ए और डी के कुल हिस्सा और बी और सी के संयुक्त हिस्से के बीच में अनुपात 8:5 है, जिसकी टोटल वैल्यू कितनी दी गई। और उसके अलावा बी और सी के हिस्से में 5:4 का अनुपात है। ए को 18,400 मिलते हैं। ए और बी के बीच के अंतर को कहा गया, तो इसके प्रकार ये देखा टोटल 46,800। इन 46,800 की मदद से हम इन दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये कितना आया 28,800 और ये 18,000। ठीक, अब बी और सी में अनुपात दिया गया है 5:4 का। ठीक, बी और सी के हिस्सों में अनुपात दिया गया 5:4 का। तो बी और बी की वैल्यू कितनी हो गई 10,000 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8,000। तो बी और सी के हिस्से 10,000 और 8,000 हो गए। उसके अलावा ए और डी में बताया गया ए की वैल्यू 18,400। यहाँ में ए 18,400 है, तो इसका मतलब फिर डी कितना बचेगा 10,400। अब आपको सब पता है। अब क्वेश्चन ने कहा ए और बी के हिस्सों में अंतर, ए और बी के हिस्सों में अंतर कितना है। ए डिफरेंस बी 8,400, इसको एक्स कहा गया है। ठीक, और बी और सी और डी के हिस्सों में अंतर, सी और डी, ये डी और ये सी का अंतर कितना 2,400, 2,400, इसको y कहा गया है। अब x माइनस वाई पूछा गया 6,000। (92) के बाद 93, 93। कच्चे माल की कीमत 15%, श्रम लागत 19% बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तु की लागत 2,296 रुपए में वृद्धि होती है। क्या कच्चे माल में 15%, श्रम लागत 15%, कच्चे माल की कीमत 15%, श्रम लागत 19% बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तु की लागत में 2,296 रुपए की वृद्धि होती है। वस्तु के कच्चे माल की कीमत में वृद्धि और श्रम लागत में वृद्धि के बीच अंतर का पता लगाएं। कच्चे माल की कीमत में वृद्धि और वस्तु की श्रम लागत में वृद्धि का पता लगाएं। यदि वस्तु के कच्चे माल और श्रम लागत का योग और शुरू के कच्चे माल की लागत वस्तु का योग का 13/20वां हिस्सा थी। कच्चे माल की कीमत 15%, श्रम लागत 19% बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तु की लागत में 2,296 रुपए की वृद्धि होती। ठीक है, वस्तु की लागत, वस्तु के कच्चे माल की कीमत में वृद्धि और श्रम लागत में वृद्धि के बीच अंतर का पता लगाएं। यदि कुल लागत कच्चे माल और श्रम का योग है और शुरू में कच्चे माल की लागत वस्तु की कुल लागत का 13/10 थी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल और लेबर बराबर टोटल, तो टोटल 20, तो ये 13, तो ये 7, ऐसा था। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें 15%, इसमें 19% की वृद्धि हुई, जिस वजह से 2,296 रुपए बढ़ गए। ठीक, यही तो है। तो इसका 15% कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसे रहने दो, चबना रहने दो। इसका 15% 1.95, इसका 19% 1.33, टोटल 3.28,
ये आपको दिया गया 2296 रुपए। आपसे पूछा गया अंतर, डिफरेंस, वृद्धि का अंतर 0.62, ये पूछा जा रहा है। बस हो गया। सबसे पहले रॉ मटेरियल, लेबर और टोटल का अनुपात, फिर उसका प्रोसेस। बढ़े आगे। 94, 5, 6, 7, 90। एक सज्जन ने कुछ बच्चों को दावत निम्न तरीके से करने का फैसला लिया। वह टॉफियों के अपने कुल स्टॉक का आधा और एक अतिरिक्त टॉफी भेजे। बताया था कल क्वेश्चन, ये उल्टा आना होता है, एक जोड़ो दुगना, एक जोड़ो दुगना, ऐसे करते हुए। 96, 97, 98, 99, 100। 100 तक कोई डाउट है? सब हो गए क्लियर? 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 117, 18, 19, 120। अगला पेपर निकालिए। चलिए अगला पेपर 23 नंबर, 91, 2, 92। एक केमिस्ट तरल 1 और 2 को मिलाता है। 1 लीटर तरल 1 का वजन 1 किलो होता है और 1 लीटर तरल 2 का वजन 800 ग्राम होता है। ठीक है। यदि मिश्रण के आधे लीटर का वजन 480 ग्राम हो तो मात्रा के संदर्भ में मिश्रण में तरल 1 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक। तो अगर देखा जाए, 2 तरल 1, 2, 1 और 2 हैं। अब आधे लीटर का वजन जो है इस तरह दिया गया, तो इसका 1 किलो अगर वजन लेंगे 1 लीटर तो 1000 ग्राम आएगा 1 किलो। तरल 2 का 800 ग्राम आएगा। ठीक। जबकि मिश्रण का जब हमने 1 किलोग्राम लिया तो आया 960 ग्राम, तो आधे लीटर का है ना। 1 लीटर तरल फर्स्ट का वजन इतना होगा। 1 लीटर तरल से इक्वल वॉल्यूम की स्थिति में वजनों का वैल्यू, तो प्रति लीटर इसका वजन 1 किलोग्राम, प्रति लीटर इसका वजन 800 ग्राम, प्रति लीटर इसका वजन 960, क्योंकि आधे लीटर का इरिगेशन कंसेप्ट कितना है 4:1। ये जो आता है वो पहले तरल और दूसरे तरल के वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा, V1:V2। नहीं है, इस बात का अनुपात आ गया V1:V2, वॉल्यूम का रेशियो आ गया। क्लियर? कोई डाउट हो बताओ। नहीं है, समस्या हो हाथ उठाओ। जैसे वॉल्यूम 1 हमने माना कि पहले वाले मिश्र तरल को V1 लीटर लिया गया, उसके 1 लीटर का वजन जो है वो आपका कितना है 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम। प्लस
दूसरे वाले को हमने V2 लिया, उसका वजन है 800, इसको ABC ले लो, A और ये B, जबकि दोनों के मिश्रण का जो लिक्विड तैयार होता है उसका है C। तो ABC में एलिगेशन होने पर V1 V2 आएंगे, एलिगेशन का बेस कंसेप्ट नहीं आया। तो जब हमने उनके प्रति लीटर वजन का एलिगेशन कराया तो V1:V2 आया, और V1:V2 क्या है, उनके वॉल्यूम्स का रेशियो, मतलब ये अगर 4 लीटर मिलाया गया होगा तो ये 1 लीटर मिलाया गया होगा, 4:1। अब क्वेश्चन पूछ रहा है मिश्रण में, मिक्सचर में 4:1 में है, तरल एक का प्रतिशत, तो 4/5 × 100, 80%। मिश्रण में तरल फर्स्ट कितना है, 80%। नाइन्टी टू के बाद 93, 94, 5, 6, 96। एक दुकानदार अपने आधे माल को 30% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10 से छूटता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण अपने माल को 30 से अधिक अंकित करता है, छूट देता है, दोषपूर्ण तला का प्रयोग करता है, 800 ग्राम की जगह 1 किलो दिखाई देता है, शुद्ध लाभ ज्ञात करो। सारे काम कर डाले उसने, ठीक। तो देखो पहले 30 से अधिक, तो CP और SP 30 से अधिक अंकित किया, तो 100 से 130, 10 से 13 भी लिख सकते हो। इसके बाद अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दे दिया, इसके बाद अंकित मूल्य पर क्या कर दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 10 से 9। इसके अलावा एक दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग किया, और वो तराजू ऐसी है कि 870 ग्राम को 1 किलोग्राम दिखाएगी। मूल्य बढ़ाना ऐसे देखा जाता है, डिस्काउंट ऐसे देखा जाता है, घटतौली ऐसे देखी जाती है, लेकिन सारे काम उसने एक साथ किए हैं। सॉल्व करो, ये पूरा एलिमिनेट, 0 0 एलिमिनेट, 87:117 है ना। प्रॉफिट कितने का, 30 का, कहाँ से, इनटू 34.48%। समझ में आया, मूल्य बढ़ाना, डिस्काउंट देना 10%, तो 10 से 9 का हुआ, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा। और घटतौली करना, तो 870 ग्राम का कॉस्ट लगा, 1000 ग्राम के पैसे मिले, मल्टीप्लाई। नाइन्टी 5। कई छात्रों ने एक परीक्षा की दी, उत्तर पुस्तिका में एक त्रुटि थी जिससे 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और औसत 78 से घटकर 68 हो गए। शेष छात्रों में 3.5 की वृद्धि हुई, इसमें कमी हुई -12। कितने छात्रों के साथ, 48 है ना। शेष छात्रों में 3.5 की वृद्धि हुई, और तो यहाँ पर 12 की वृद्धि हुई, 12 की कमी हुई। शेष छात्रों में 3.5 की वृद्धि हुई, लेकिन ओवरऑल 4.5 की कमी हुई। याद आया, द कंसेप्ट ऑफ लिगेशन। रेशियो बताओ, 16:15 है ना। ये कितने लोग थे, 48, तो ये कितने होंगे, 45। क्वेश्चन कह रहा है छात्र कितने थे टोटल, 93। ठीक है, एवरेज का नियम, एवरेज इनका, एवरेज में कमी, एवरेज में कमी या वृद्धि, एवरेज में कमी या वृद्धि, एलिगेशन कंसेप्ट।
बढ़े आगे। 96 हो चुका था, 97, 97। किसी वस्तु को पर एक सेल ऑफर में महज को अंकित मूल्य पर कि उस हिस्से पर 24% की छूट की पेशकश की गई जिसका भुगतान नगद में किया जाना है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क लगाया गया। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 1.5% का शुल्क लगाया गया। यदि महज ने अंकित मूल्य पर 40% नगद में और शेष क्रेडिट कार्ड से दिया और उसका कुल अंतिम भुगतान इतने रुपए रहा हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? तो सिंपल सी बात है कि जो नगद दे दोगे उस पर तो डिस्काउंट मिलेगा, और जो नगद नहीं दोगे, क्रेडिट कार्ड लगाओगे, तो पहली बार तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा और दूसरी बार चार्जेज अलग से लगेंगे। तो हमने कहा ठीक है, कह रहा वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो हम 100 मान लें MP। ठीक, तो MP हमने मान लिया 100। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा कि अंक जिस उस हिस्से पर 24 छूट गई जिसका भुगतान नगद में किया गया, तो उसने बताया कि महज ने अंकित मूल्य के 40%, दैट इज 40, इसको उसने नगद में पेमेंट किया, तो इस पर 24% की छूट मिली होगी। कितना पेमेंट करना पड़ा? इतनी थोड़ी कैलकुलेशन में करनी पड़ेगी। 30.4 बचा ना। ठीक, बचा हुआ जो शेष 60 था उस पर उन्होंने क्रेडिट कार्ड लगा दिया, तो उस पर उसे 1.5% का चार्जेज अलग से देने पड़े। 60.9, टोटल पेमेंट 91.3, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6391 रुपीज। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है उसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। 7000। डिविजिबिलिटी वगैरह का यूज कर सकते हो। $98, 9, 100, 99। पृथ्वी की दूरी पर सतह भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:7 है। नॉर्थ हेमिस्फेयर में यह अनुपात 2:7 है। पूरी पृथ्वी में यह अनुपात 1:2 का है। तो कह रहा है कि भूमि और जल, लैंड एंड वाटर 1:2 में है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल हिस्सा है। दक्षिणी गोलार्ध में के आधे हिस्से में भूमि और जल का अनुपात 3:2 है। दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में 3:2 में है। दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे आधे भाग में भूमि और जल का अनुपात, इसका अनुपात ज्ञात करें। ठीक, देखो कुछ ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी होगी जिसको पूरी पृथ्वी आधा आधा कर सके। 3 से कट जाए 30, तो 2 और 3 6 हो गया। 9 से कट जाए, ठीक, और फिर 5 से और, कम से कम 180 माना जाए, है ना। तो पहले पूरी पृथ्वी को हम 180 मान लेते हैं। तो 90 चला गया इधर और 90 चला गया, और 90 में भी 45 मिला इसको और 45 मिला। ये जो 180 था वो इसमें बटेगा, तो 60 और 120 लैंड एंड वाटर। ये जो 90 है वो इसमें बटेगा, तो 20 और 70 लैंड एंड वाटर। ये जो 45 है वो इसमें बटेगा, 27 एंड 18 लैंड एंड वाटर। अब बहुत ध्यान से देखो, पूरी पृथ्वी के पास लैंड था कितना? 60, 20 इसको मिला, तो 40 इधर चला गया होगा। जब 40 इधर गया, 27 इसको मिला, तो इसको कितना मिला? 13 रेशियो। वाटर कितना था? 120 में 70 इसको मिला, बचा कितना? 50, 50 में 18 इसको मिला,
बचा कितना? 32 इसको मिला, 13 32, आंसर इज सी। हाँ उल्टा पूछ लेना तो 32 13। हंड्रेड, 1 2 3 3, बताना है? देखिए, यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले एसपी कुछ रहा होगा, फिर आपने उसको दुगना कर दिया तो पता चला लाभ 3 गुना हो गया। तो पहले सीपी कुछ लाभ होता होगा, लेकिन अब पता चला लाभ 3 लाभ हो गया। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे रहने देते हैं। तो 1 से आपने किया डबल, तो जो भी लाभ था वो 3 लाभ हो गया, है कि नहीं? इसका मतलब यहां जो बढ़ा, जो 1 बढ़ा वह 2 लाभ है। नहीं, ये 1 लाभ था, अब 3 लाभ हो गया, तो इसका मतलब जो बढ़ा वो 2 लाभ है। इसका मतलब ये कितना है? 0.5। अरे मतलब 2 लाभ बराबर 1, तो 1 लाभ बराबर 0.5। इसका मतलब सीपी कितना था? 0.5। अब आपसे कह रहा प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करो। 0.5 का लाभ 0.5 पर इंटू 100% नहीं आया। अगर मैं ध्यान देता कि फ्रैक्शन ना बने तो मैं यहां 2 और 4 मानता। ठीक, पढ़ते हैं आगे। 104 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई दिक्कत? 13 14 15 16 17 एक्स वाई, एक्स तथा वाई 17, सॉरी 17 से पहले सारे हो गए ना? ये ना डीआई बेस है क्या? Study the following table and give the question. Number of student of the vocational courses in 5 institutes जो इनरोल हुए ABCD, ये वो लोगों के नाम, बच्चों के संख्या है जो इनरोल हुए अलग अलग वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है 2016 में संस्थान ए, सी और ई, 2016 में संस्थान ए, सी और ई में के लिए नामांकित कुल छात्रों की संख्या 2018 में बी और डी नामांकित कुल छात्रों की संख्या का अनुपात। ए सी ई में 2016 में ए में कितने नामांकित हुए? 135, सी में 138 और ई में 147। इनकी संख्या का 2018 में बी और डी, बी एंड डी 2018 में बी और डी में 142 और 145, 142 और 145, इनका अनुपात पूछा गया। ठीक, सही कर लेना फिर। पढ़ो आगे। 18
18 नंबर क्वेश्चन। एटीन नंबर क्वेश्चन में पाई चार्ट के अध्ययन निम्न प्रश्नों को उत्तर दे। एक शहर से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या की जांच की गई और यह पाया गया कि 2019 से पहले 5 महीने 2019 के पहले 5 महीनों के दौरान यह संख्या 100 के गुणकों में इस प्रकार थी कि M1 जनवरी 248, M2 फरवरी 134 और M3 142, M4 इस तरह से 72। इन आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। द नंबर ऑफ पीपल इन द मल्टीपल ऑफ 100 अप्लाइंग फॉर द पासपोर्ट फ्रॉम द सिटी ड्यूरिंग द 5 months ऑफ 2019। M5 में लोगों की संख्या 2 महीनों M3 और M4 के लोगों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है? M5 में लोगों की संख्या कितनी है? 72। और M3 और M4 में 134 और 162। 134 और 162 और 194। 162 और 94 है ना, का कितना प्रतिशत इंटू 100 कितना है? 2013। दिक्कत क्या है? अभी क्लियर है, सेम डेटा ही लिखा होगा। 19 20 हो गया। उधर क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? सही निकालो। पहली एक्सरसाइज हो गई थी। फर्स्ट एक्सरसाइज में एसआई में कहां तक पहुंच गए थे? 234। ठीक है, 240 तक बताइए। 240 तक। 245 तक। 245 तक। 250। 255 तक। 260। 256। आशीष ने राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रतिवर्ष 12% साढ़ा ब्याज की दर पर और उसी अवधि के लिए 10 साढ़ा ब्याज के दर 2 समान राशियां उधार ली। उसने चुकौती की निर्धारित तिथि से 6 महीने पहले पहला ऋण दे दिया और दूसरे ऋण को निर्धारित अवधि के अंत में चुकाया। यदि प्रत्येक मामले में 3250 रुपये का पेमेंट किया गया हो तो उसने कितना धन और किस अवधि के लिए लिया था? तो P1 P2 बराबर हैं, A1 A2 बराबर हैं, इसलिए SI1 जो है वो SI2 के बराबर है। ठीक, P1 बराबर है SI1 बराबर है, तो P ये P कर लो, तो P रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, समय आपका जो है इसका P रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, समय आपका T, ये उससे 6 महीने कम।
अरे फिर तो डाउट ही नहीं है आपका, फिर क्वेश्चन किस बात का डाउट बचा। 12:10 रेसिप्रोकल, 5:6, 1 बराबर आधा साल, 6 बराबर 3 साल, अवधि आ गई। अब प्रिंसिपल पर पहुंचे, प्रिंसिपल आपका 100, 10% ब्याज दर, 3 साल, 130 बराबर 3250, ये पूछा गया 2500। तो अगर रेसिप्रोकल वाली बात तक यूज करने कैपेसिटी तो फिर तो प्रश्न ही खत्म हो गया, फिर डाउट कहाँ था भाई। एसआई इक्वल है, प्रिंसिपल इक्वल है, तो टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होंगे, खत्म। ऊपर वाला टाइम जो होगा वो 6 महीने कम आएगा, क्योंकि उसको 6 महीने पहले लौटा दिया गया है। पूरा समय दूसरे वाले से आएगा जिसने पूरा टाइम यूज किया है। 256 के बाद 260, 265, 270, 275, 280, 285, यदि कोई धनराशि किसी निश्चित समय में 8% ब्याज दर 500 रुपये हो जाती है या 3% ब्याज दर की दर पर 200 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि और समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई धनराशि जो है 8% ब्याज की दर पर 500 रुपये हो जाती है या 3% ब्याज दर 200 रुपये हो जाती है, वह धनराशि समय ज्ञात करें। तो प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, वैसे वाला नहीं बताएंगे, वो भूल जाते हो। चलो देखो, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 500 हो रही, फिर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मिला तो 200 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी समय अवधि के लिए जब नहीं मिल पाया, इस वजह से 300 रुपए का नुकसान हो गया। इसका मतलब प्रिंसिपल पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दैट टाइम का इंटरेस्ट 300 है। ठीक, इसलिए प्रिंसिपल पर उसी समय अवधि के लिए 3% दर से इंटरेस्ट क्या होगा, तो हम सीधे करेंगे 3/5 इंटू 200 इंटू 300, कितना है 180। इसका मतलब 180 तो इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल हो गया 20 रुपए, और प्रिंसिपल जैसे 20 रुपए हुआ तो प्रिंसिपल 5% दर से उसी समय अवधि के लिए 300 ब्याज था जिसका नुकसान हुआ था, जब ये 20 रुपए हो गया तो टी निकल आएगा। नहीं है, अरे मतलब इसी को तो यूज किया था अभी। अभी आप बोले नहीं लिखना, नहीं लिखेंगे। देखो, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल पर 8% का ब्याज लगता, अमाउंट हो गया 500। प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल पर 3% ब्याज लगता है, अमाउंट हो गया 200। इसका मतलब 5% की कमी है, तो प्रिंसिपल पर 5% की कमी, तो उतने समय के लिए, टी समय के लिए 300 का नुकसान है। इसका मतलब प्रिंसिपल का 5% इंटू टी बराबर 300, तो प्रिंसिपल का 3% इंटू टी कितना है, तो निकाला 180 आया। इसका मतलब 180 इसमें ब्याज है, तो 20 रुपए प्रिंसिपल आ गया, खत्म, एक काम पूरा। प्रिंसिपल का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से टी समय के लिए वैल्यू थी 300, तो पी 20 रुपए रख दो, टी निकल आएगा। बढ़े आगे।
90 तक 89। कोई धनराशि प्रत्येक वर्ष अपने 1/10 बढ़कर 5 वर्षों में 450 हो जाती है। बताएं कि वह राशि क्या है। 1/10 मतलब 10% है कि नहीं। अब यहां CISI कुछ दिया नहीं है तो 10% हो गई तो 100, 5 वर्ष में 50%, 150 दिया। ये पूछा है 400, 300, 300 नहीं है। 1/10 का मतलब 10% और 5 साल तो 10% से 100 अगर प्रिंसिपल मान लिया जाए तो अमाउंट कितना हो जाएगा 150। 150 बराबर दिया है तो बराबर चाहिए। टू 290 तक कोई डाउट है। 295 तक, 293। राम ने महज से 1 रुपए में 8 पैसे की सलाड बेच दी। 1 रुपए में 8 पैसे मतलब होता है 8%। 1 रुपए पर 8 पैसे मतलब 100 पैसे पर 8 पैसा मतलब 8%। 3 वर्ष बाद महज ने कुल, अब तो हो जाएगा 95 तक। 95 तक $300 अप टू 300, 305 तक खत्म। अगली साइज दी थी। अचीवर में 50 क्वेश्चंस। बताइए 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 20, 25 तक, 24। दी गई साढ़े ब्याज की किसी दर से समयावधि के लिए मूलधन 4:5 में है, ठीक है। मूलधन और अमाउंट 4:5 में। 3 वर्ष बाद 5:7 हो गया। तो प्रिंसिपल तो नहीं बदला होगा, SI में प्रिंसिपल तो नहीं बदलता, तो इसको बराबर करो। तो 5 का मल्टीप्लाई 20, 25, या नीचे 4 का मल्टीप्लाई 20, 28। की बात समझ में आई। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि अगर प्रिंसिपल ये है और अमाउंट के लिए कह रहा है तो ये जो इंक्रीमेंट है 3 का, ये इंक्रीमेंट है इंटरेस्ट का। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 3 का इंक्रीमेंट हुआ ऑन 20, 3 सालों में। नहीं है। प्रिंसिपल 25, प्रिंसिपल 20, अमाउंट 28। इसका मतलब अमाउंट 3 बढ़ गया। तो अमाउंट कैसे बढ़ेगा? इंटरेस्ट के द्वारा। तो जो इंक्रीमेंट हुआ वो इंटरेस्ट का इंक्रीमेंट है। तो ये जो इंक्रीमेंट है वो 3 का, वो इंटरेस्ट का इंक्रीमेंट है। इस स्थिति में मैं सिंपली कह सकता हूं कि 3 का इंटरेस्ट मिला 20 पर 3 सालों में, रेट ऑफ इंटरेस्ट R से अपॉन 100। R का मान आंसर 5%। 30 तक, 35 तक, 40, 45 तक, 50, 55 तक, 50 तक। 50 बताना है? 50 नंबर देख लीजिए। गलत सवाल है, छोड़ दो उसको।
ठीक है, क्वेश्चन ही गड़बड़ है। उसका करेक्शन मत सोचो, 6 बार करा चुका हूँ, हर बार वो करेक्शन पर आता है, हटाना है उसको वहां से। निकाले ट्रायंगल, ट्रायंगल में कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? क्वाड्रेटिक स्टार्ट करना था। स्टार्ट नहीं हुआ ना अभी? चलिए 1 to 10, पहले एक्सरसाइज 1 to 10 रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं, ज्योमेट्री में जरूर देखना, अदरवाइज फिर सब डाउट बनते हैं, कोई किसी की डाउट कोई किसी की डाउट, तो फिर डिस्कशन संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए लेक्चर्स आपको दिए गए, फिर भी बस एक फ्लो बना रहे, इसलिए क्लास में उस बात को ओवरव्यू कर दिया जाता है। ठीक है ना, बाकी बेसिकली आपको उसमें लेक्चर्स की हेल्प लेनी ही लेनी है, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसके लिए समय चाहिए, समय उतना है नहीं। ठीक है, अब तो उतनी संख्या पर डिस्कस नहीं हो पाएगी, सारे काम नहीं हो पाएंगे। तो 1 से 10, 20 तक, 25, 30, 35, 40, 50 तक, कितने दिए थे? कंप्लीट हो गई, ठीक। 55, 60 तक, 70, 75, 75, एबीसीडी एक चक्रीय समलंब है, एडीबीसी के समांतर है। एबीसी का मान 62 डिग्री दिया गया है, तो बीसीडी का मान ज्ञात करो। चक्रीय समलंब सदैव आइसोसेलेस होता है, इसलिए ये 62 होगा तो ये भी 62 होगा, नहीं सॉरी, इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक, तो क्योंकि समलंब हो गया तो इस कंडीशन में ये 62 तो कितना निकल आएगा, कहने मतलब ये 62 होगा, टॉप टॉप एंगल बेस बेस एंगल। चक्रीय समलंब सदैव आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। 80 तक, 76, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एक अद्विभाजक बीसी को, एबीसीडी में एक अद्विभाजक बीसी को ई पर द्विभाजित करता है और एडी, ठीक है, एंगल ए का वाइस बीसी को इस पर विभाजित करता है, ये थीटा थीटा हो गया, बीसी को इन दो ई पर विभाजित करता है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब आपसे एडी का संबंध पूछा है ए बी के टर्म्स में, तो ये थीटा है तो अल्टरनेट से ए बी थीटा है, ये अगर हम एक्स मान लें तो ये एक्स हो जाएगा आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, ये मिड पॉइंट कह रखा है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा इसलिए, और ये भी आपका अपने आप AD का मान जो है वो 2x हो गया, और x हमने AB से शुरू किया था, AD बराबर 2AB हो गया। आंसर इज बी। सेवेंटी 8, 9, 80, 85 तक, 90, 95,
100, 110, 15 तक, 20, 120, दी गई आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स, ये 19 20 देखो, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर का मध्य बिंदु दिए गए, एपी डी आर बराबर है, एपी और डी आर बराबर, समांतर एबीसीडी का क्षेत्रफल 20 है, तो पी क्यू आर, तो सिंपली देखने का प्रयास करो। अगर आप यहीं से देखो तो क्या ये जो क्वार्टल दिख रहा है इसका आधा ये नहीं होगा, क्योंकि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बनने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। और इधर अगर जाओ तो इस पूरे चतुर्भुज का ये आधा नहीं होगा, तो ये दोनों मिलकर पूरे क्वार्टल का आधा नहीं होंगे। खत्म। तो एबीसीडी का दिया 20, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, समझना की बात। 25 तक कंप्लीट। एक साइड अगली भी दी थी, पेंडेंसी खत्म। ठीक, तो कल से फ्रेश होमवर्क। क्वार्टल के अगली साइज में कितने क्वेश्चन है? 88, वो 88 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। ठीक, और एसआई खत्म। तो भाई तो एसआई में 50 ही हुए ना, एसआई में 50 क्वेश्चन हुए ना, अचीवर में 50 हुए, तो अचीवर में 75 क्वेश्चन कल का होमवर्क है। क्वार्टल की अगली साइज में 88 क्वेश्चन और अचीवर ऑफ एसआई में आगे 75, 50 तक हो गए तो 75 और। ठीक, समझ गए? इतना होमवर्क है, पेपर के लिए बैठ जाइए, 1 घंटे का समय मिलेगा और बस। क्या कुछ कह रहे हैं? टाइम कहाँ कम है? तो 1 बजे पृथ्वी थोड़ा ना पलट जाएगी, समय तो चलेगा ही आगे, पेपर के लिए बैठ जाएगी।